हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। और ये है मॉडल पेपर है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे प्री का हो, चाहे मेंस का हो, छत्तीसगढ़ के व्यापम के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस का हो, पटवारी का हो, छात्रावास अधीक्षक हो, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी एग्ज़ाम जो है आपकी होने वाली है, तो बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिए। साथ ही साथ संडे को कम से कम रिवाइज करते चलिएगा। जब जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे परफेक्ट होते जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर को ज़्यादा सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो बाकी आप समझदार हैं। चलिए आज के सेशन हम बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश के जो शासक हैं, कलचुरी वंश के कौन से जो शासक हैं जो मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था? तो लक्ष्मीदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय, कल्याण साय या आपका रत्नदेव तृतीय। तो कौन से जो कलचुरी वंश के जो शासक थे, जो मुगल जो शासक थे जहांगीर से कहाँ मिलने गए थे? दिल्ली मिलने गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्याण शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका शासनकाल देखेंगे तो ये आपके कलचुरी वंश के शासक हैं। और जो है इनका जो कार्यकाल 1544 से 1581 तक इनका शासनकाल रहा था। ये आपका जो है जहांगीर ने कहा जाता है लगभग 8 वर्ष तक इनको नज़रबंद करवा दिया गया था। और ये जो है जो कल्याण शाह को दिल्ली दरबार लेके आए थे। और जो है यहाँ पे देखें कल्याण शाह और मंडलक जो राजस्व अधिकारी के विवाद के परिणाम जो स्वरूप यहाँ पे कल्याण शाह को अकबर ने अपने दरबार में यहाँ पे बुलाया और 8 वर्षों तक इनको नज़रबंद करवा दे रखा था। यहाँ पे यह जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये आपके बाबू रेवाराम, याद रखिए बाबू रेवाराम के अनुसार यहाँ से जानकारी पता चलता है। कल्याण शाह ने 8 वर्षों तक इसको नज़रबंद करवा दे थे और ये है अपने दरबार में उपस्थित हुए थे। तो आपको इसको याद रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कलचुरियों की जो प्रशासनिक व्यवस्था में, कलचुरियों के प्रशासनिक व्यवस्था अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे? 6 मंत्री, 7 मंत्री, 8 मंत्री या 9 मंत्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो कलचुरियों के जो प्रशासनिक व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में यहाँ पे अमात्य मंडल में कुल कितने मंत्री यहाँ पे सम्मिलित हुए थे? तो में जो यहाँ पे जो है 8 मंत्री इसमें सम्मिलित थे। इसको याद रखना है यहाँ पे। और इसमें जो मंडल होता है जिसको महामंडलेश्वर या मांडलिक कहा जाता है, ये आपके प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई इसको कहा जाता है। गढ़ जिसके प्रमुख दीवान होते थे। इस एक गढ़ में याद रखिए, एक गढ़ में कितने गांव होते थे? तो एक गढ़ में 84 गाँवों का समूह होता है जिसमें 7 बरहों का एक गढ़ बनता था। तो ये भी आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपका जो है जैसे आपका बरहो जो प्रशासनिक इकाई है, ये इसके प्रमुख को दाऊ कहा जाता है। इसमें 12 गाँव का जो समूह होता था जिसको बरहो कहा जाता है। ग्राम में एक गौटिया होते थे जिसके प्रमुख होते थे। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, तो इसको याद रखिए। ग्राम गौटिया इसके प्रमुख होते थे। आप प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ में लगभग कितने ग्रामों का होता था? 81 ग्राम, 82 ग्राम, 83 ग्राम या 84 ग्राम? तो अभी जस्ट बताया हूँ कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में एक गढ़ में लगभग कितने ग्रामों का होता था? तो 84 ग्रामों का होता था। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर का भूमकाल जो आंदोलन है या इसको भूमकाल विद्रोह भी कहा जाता है, तो बस्तर का भूमकाल आंदोलन सन 1910 में किस बस्तर नरे के समय हुआ था? तो ये आपके भैरम देव, दलपत सिंह, दरियादेव या रुद्र प्रताप देव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। रुद्र प्रताप देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस्तर के भूमकाल आंदोलन जो है कौन से सन में हुआ था? 1910 में आपका हुआ था। और इसके शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव इसके शासक थे। और 1910 में इस बस्तर नरेश के शासक के इनके शासनकाल में हुआ था। और भूमकाल विद्रोह सन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको सन भी याद होना चाहिए। 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपका भूमकाल विद्रोह हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गुंडाधुर इसका नेतृत्व करता है। नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर, इसको याद रखिएगा। इसके दीवान कौन कौन थे? तो ये आपका बैजनाथ पांडा, याद रखिए बैजनाथ पांडा इसके दीवान थे। किस कारण ये आपका जो भूमकाल विद्रोह हुआ था, इसका क्या कारण था? ये जिस विद्रोह हुआ था
तो यहाँ के जो लोकल जनता, स्थानीय जनता के यहाँ पे जो है शोषण किया जा रहा था। जो वन वगैरह जो जंगल के वो यह उपयोग पे यहाँ पे जो है अवैध रूप से यहाँ पे जो है यहाँ पे हस्तक्षेप किया जा रहा था। शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध किया जा रहा था, इसीलिए जो है भूमकाल विद्रोह हुआ था। जिसका प्रतीक लाल मिर्च, आम की टहनी इसका प्रतीक माना गया है। इसके दमनकर्ता कौन है? तो कैप्टन गेयर, याद रखिए कैप्टन जो गेयर है इसके दमन करता है। तो इसको आपको याद रखना है यहाँ पे। रानी जो स्वर्ण कुंवर और दीवान लाल कालेंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा गया था। तो इसको याद रखिए। इसी तरह आपका जो है मुड़िया विद्रोह कब हुआ था? इसके शासक कौन है? तो भैरमदेव इसके शासक है। मुड़िया विद्रोह जो आपका जनवरी 1876 में हुआ था। तो इसको याद रखिए। नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिंह है। शासक कौन है? तो भैरमदेव इसका शासक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सरपुरी राजवंश के किस शासक के द्वारा गरुड़ संघ तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए हैं? सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र या महाशिव देवराज? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो सरपुरी राजवंश के किस शासक के द्वारा गरुड़ संघ तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र। तो ये आपके जो है प्रसन्न मात्र कौन से शासक थे? तो आपके सरपुरी वंश के शासक है। अगर सरपुरी वंश की बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6ठी शताब्दी में जो है इन्होंने यहाँ पे शासन किया गया है। इसकी राजधानी क्या थी? तो वर्तमान में जो देखेंगे सारंगढ़, संबलपुर, सरपुर इसकी जो है राजधानी थी। और सरबराज जो है इसके संस्थापक है। और जो है सरपुरी वंश के जो है कौन से धर्म को पालन करते थे या मानते थे? तो वैष्णव धर्म को इन लोग मानते थे या वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका जो प्रसन्न मात्र, ये सरपुरी वंश के राजवंश के शासक है प्रसन्न मात्र। इन्होंने यहाँ पे गरुड़ चक्र जो शंख युक्त यहाँ पे स्वर्ण सिक्के चलाए थे हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसको याद रखिएगा। प्रसन्न माता की बात करूँ यहाँ पे इन्होंने जो निडीला नदी है जिसको लीलागर नदी के नाम से आप जानते हैं, इसी के किनारे प्रसन्नपुर, अब इसको मल्हार के नाम से जानते हैं, मल्हार जो है नगर इन्होंने बसाया था। तो इसको आपको याद रखिएगा। और गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। तो इसको याद रखना। CGPSC में कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सरपुरी वंश की राजमुद्रा क्या थी जी? गजलक्ष्मी, सिंह, हाथी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरपुरी वंश की राजमुद्रा गजलक्ष्मी थी, याद रखिएगा। तो मुद्रा गजलक्ष्मी का यहाँ पे सिक्के में अंकन करवाया गया था, चित्रित करवाया गया था। सरपुरी वंश की बात करूँ तो अभी बताया लगभग 5वीं से 6वीं जो शताब्दी में यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। इसके संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है तो सरबराज इसके संस्थापक है। और जो है सरपुरी वंश के जितने भी शासक हैं आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है या वैष्णव धर्म को जो है इन लोग मानते थे। इसमें सरबराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवरराज प्रथम, उसके बाद सिद्धेवराज, प्रवरराज द्वितीय, ये सभी जो है आपके जो है सरपुरी वंश के शासक है। तो कहीं से भी आपसे उठा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से राजा वराहराज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? एडेंगा से, आरंग से, राजिम से या आपका बानाबरत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडेंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से? तो एडेंगा से राजा वराहराज कौन से शासक है? तो ये आपके नलवंशी शासक हैं, याद रखिएगा। नलवंशी यहाँ पे लिख देता हूँ। नल वंश के प्रमुख शासक है वराहराज। और नल वंश का वास्तविक संस्थापक भी वराह कहा जाता है। नल वंश के वास्तविक संस्थापक आपका वराहराज है। और वराहराज के जो मुद्रा या अडेंगा ये आपका कौन से जिला में आता है? तो ये आपका कोंडागांव, याद रखिएगा। कोंडागांव के अडेंगा गांव से इनके जो है स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसको आपको याद रखना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त अभिलेख की शुरुआत विजेता थे, विजेता हैं और विजेता रहेंगे शब्द होती है? रिद्धिपुर, पोड़ागढ़, केसरी बेड़ा या आपका पंडिया पाथर से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस स्थान से? तो यहाँ पे जो पोड़ागढ़ जो अभिलेख के जो शुरुआत विजेता थे, विजेता रहें और विजेता रहेंगे शब्द यहाँ पे पोड़ागढ़ ये जो अभिलेख है यहाँ से इनकी जानकारी मिलती है। कौन से शासकों द्वारा ऐसा कहते हैं? तो याद रखिए स्कंद जो वर्मन है
इन्हीं के जो अभिलेख में जो है जो पोड़ागढ़ जो शिलालेख है स्कंद वर्मन की यहाँ से जानकारी मिलती है। तो इनका जो कहना है हम विजेता है और विजेता रहेंगे इस शब्द के यहाँ पे उच्चारण इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिद्धिपुर ताम्रपत्र ये आपके भवदत्त जो वर्मन से इन ताम्रपत्र से जानकारी, केसरीबेड़ ताम्रपत्र से अर्थपति की जानकारी मिलती है। पंडिया पाथर यहाँ पे पंडिया पाथर है, यहाँ पे जो है भीमसेन द्वितीय की जानकारी मिलती है राजिम शिलालेख से विलास तुंग का, और पोड़ागढ़ शिलालेख तो स्कंद वर्मन बता दिया हूँ। तो ये सभी जो इसको याद रखिएगा, रिद्धिपुर से भवदत्त वर्मन की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अडभार ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तिवरदेव से, चंद्रगुप्त से, हर्षगुप्त से या आपके नन्नराज। तो अडभार ताम्रपत्र जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये आपके नन्नराज से संबंधित। अभी जस्ट बताएं जैसे रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन से इनकी जानकारी मिलती है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से अर्थपति की जानकारी मिलती है। तो इसी तरह के जो आपका जो अडभार ताम्रपत्र है इसके जो है नन्नराज के जो है इनसे जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा जारी किए गए जो सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? प्रसन्न मात्र, भवदत्त वर्मन, सरभराज या पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरभराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए जो आपका जो सरभराज है ये आपके सरभपुरी वंश के शासक हैं और संस्थापक भी हैं। तो संस्थापक सरभपुरी वंश के संस्थापक कौन हैं? तो ये आपके सरभराज है। इन्होंने पहली बार जो है प्राकृतिक स्थान पर संस्कृत भाषा का जो है इन्होंने प्रयोग किया गया था। याद रखिए अगर मैं सरभराज की बात करूँ तो ये आपके जो वैष्णव धर्म से संबंधित है और जो सरभराज जो कि सरभपुरी वंश के संस्थापक है। और ये जो जानकारी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से इनके जानकारी पता चलता है। तो इसके जो प्रमुख शासक सरभपुरी वंश के सरभराज, प्रसन्नमात्र, जयराज, प्रवरराज प्रथम, ये सभी जो इसके प्रमुख शासक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रसन्नपुर शहर, जो प्रसन्नपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सरभराज ने, नरेंद्र ने, प्रसन्नमात्र ने या सुदेवराज ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रसन्नपुर जो शहर की स्थापना किसने की है? तो प्रसन्न मात्र किया गया। प्रसन्न मात्र कौन है? तो ये आपके सरभपुरी वंश के शासक हैं। इन्होंने नीला नदी, वर्तमान में इसको लीलागिर नदी के नाम से जानते, इसी के किनारे प्रसन्नपुर जो शहर है, अभी हम इसको मल्हार कहते हैं, जो कि आपके बिलासपुर के पास ही स्थित है। ये जो नगर है इन्होंने ही बसाया था प्रसन्न मात्र। ये आपके पीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस शासक की हत्या कर इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडुवंश की नींव रखी थी? सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज द्वितीय या जयराज ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवरराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है जो प्रवरराज जो द्वितीय है, तो प्रवरराज द्वितीय के जो इन जो शासक इनकी हत्या कर जो है इंद्रबल ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पांडव वंश की नींव रखी थी। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे पांडु वंश की बात करूँ तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग 6वीं से 8वीं जो है शताब्दी में यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। इंद्रबल ने सरभपुरी वंश को समाप्त कर छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना यहाँ पे किया गया है। शासनकाल देखेंगे यहाँ पे 6वीं से 8वीं शताब्दी तक इन्होंने शासन किया। राजधानी सिरपुर के इन्होंने यहाँ पे बनाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो लंबा काफ़ी हो जा रहा है तो वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे अपलोड करते जा रहा हूँ मैं लगभग जनवरी से दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ के जो MCQ फॉर्म में है तो उसको बढ़िया देखिएगा। सभी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसको मैं इंक्लूड किया हूँ। वहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस को हो तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PSC प्री हो, चाहे मेंस हो, मतलब एनी आओ एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा MC क्वेश्चन सॉल्व करते चलिएगा। रिवाइज भी आपको साथ में करना है। रिवाइज करेंगे तो इससे ज़्यादा क्या है, जितने आप पढ़ें ये आपका रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो रिवाइज भी आपको कम से कम सैटरडे संडे या एक दिन संडे को ही आपको रिवाइज करना है। बाकी आप समझदार हो। चलिए सेशन आज हम यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।